बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान फ़ारान। आज 4-5 रोज़ से बड़ी अच्छी कराची में ठंड है और सर्दी जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो जाके अब 4-5 रोज़ से, और लेकिन ये सर्दी भी हमारे यहाँ कराची में पराई होती है। अगर साइबेरिया से हवाएं चल जाए और कोयटा में ठंड हो जाए तो हम कराची वाले इंजॉय करते हैं, अदरवाइज़ अपना मौसम शायद यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और चले जो रूटीन के मुताबिक जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, जंग रोज़नामा जंग जी। अब जो एक सूरत हाल माहौल 1-2 रोज़ से नज़र आ रहा है कि बड़े आपस में जो सियासी जमातें ख़ास तौर पे अपोजिशन उसमें राब्ते हो रहे हैं, और आज एक बड़ा इवेंट कहें या एक हेयरिंग कहें बैंकिंग कोर्ट में होने जा रही है, उस हवाले से सारी बातें हैं। जंग ने लिखा है जी हेडलाइन में अपने एहतजाज, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यक ज़बान, नवाज शरीफ को सज़ा और आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने की सूरत में दोनों जमातें अवाम को सड़कों पर लाएंगी, अलग अलग इजलासों में फ़ैसला। और उसमें हमने महंगाई की कमर तोड़ी, मौजूदा हुकूमत ने फिर महंगाई कर दी। हम अब 10,000 में मिलने वाला राशन 16,000 में मिलता है, सिविलियन बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे, कायद नून लीग की पार्टी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू। और एक बड़ा कल फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि प्ली बारगेनिंग इकरार जुर्म करार दे दी गई, और ये बहुत इस पर बात चलती थी, बिल्कुल सही बात है कि हुकूमत फरवरी तक नेब कानून तब्दील कर दे वरना हम कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। कभी इंतज़ामी हुक्म या रज़ाकाराना रकम वापसी से जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता, जस्टिस अजमत सईद। लूटी रकम की रज़ाकाराना वापसी अस खुद नोटिस केस में ये बात सामने है। ये एक्सप्रेस ने लिखा, जनाब निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाएं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ोन करते हुए। और वही एक्सप्रेस ने भी यही रज़ाकाराना रकम की वापसी इतराफ़ जुर्म होता है। और एक वफाकी काबीना के इजलास से एक्सप्रेस ने दिया कि जी हुकूमती अखराजात में 10% कमी की मंजूरी, अली वज़ीर मोहसिन दावड़ के नाम का दावड़ का नाम ECL से निकालने की हिदायत वफाकी काबीना ने ये मामला उठाया है। और एक और एक्सप्रेस का और जो जंग ने भी अपनी सब हेडलाइन लगाई कि जरदारी की नाइले के लिए दरख्वास्त दायर, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इमरान अलीमा वाउडा के असासों की तफसीलात मांग ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं अब मज़ाहमत होगी। उम्मत कहता है पीपल्स पार्टी ने सड़कों पर आने की तैयारी कर ली। अगर डॉन की तरफ जाएँ तो PM आस्क्ड UN to probe atrocities in held कश्मीर, और अपोजिशन एश्योर गवर्नमेंट ऑफ सपोर्ट ओवर सराइकी प्रोविंस। अब ये इन्होंने सराइकी प्रोविंस दिया है, वैसे साउथ सूबा ये बात होती है। और उस पर जी द न्यूज़ कहता है वही जो बात जो जंग का होता है कि जी PML NPP साइन द सेम ट्यून। और जनाब ECP मूव फॉर इमरान जरदारीज डिसक्वालिफिकेशन। और ट्रिब्यून ने कहा जी PM अर्ज UN चीफ टू इंटरवीन इन वो जो जम्मू कश्मीर है IOK। ये है, और इससे मिली जुली जो भी ख़बरें हैं आज उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मेहमान हमारे मौजूद शख्सियत कानूनदान हैं। आप हमारे फ्रंट पेज पे अक्सर उन्हें देखते हैं, इब्राहिम आज़मी एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और आप खैरियत से हैं? आजकल तो थोड़ा सा 4-5 रोज़ से बड़े अच्छे सूरत हाल है, मौसम ठंड है, सियासत गर्म है। सही। तो उसमें अगर हम आगाज़ ये करें आज़मी साहब के वही एहतजाज PML N बड़ी जमातों के नाम आए कि जी यक ज़बान हो गई, और आज बैंकिंग कोर्ट में हेयरिंग है और सब पीपल्स पार्टी के लोगों को कहा गया है, अहदेदारों को भी, कि भाई वो पहुंचना चाहिए कराची में। जो असल ये तो होना ही था। ये तो समझे कि 4-5 महीने पहले जब इलेक्शन हुए थे और जब अगस्त में हुकूमत आई थी तब तय हुआ था कि अगर ये लोग गिरफ्तार होंगे तो ये होगा। और इमरान ने कहा था कि जो लोग असम्बली में हैं उन्हें तो जेलों में होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ कहते थे कि भाई मुझसे इस्तीफ़ा मांगते हैं, सुबह इस्तीफ़ा मांगते हैं, शाम इस्तीफ़ा मांगते हैं, ये मुँह और मसूर की दाल, तब भी इमरान ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा, मैं आपको अडियाला जेल में देख रहा हूँ। तो सारे लोग देखे एक एक करके उस तरफ बढ़ रहे। और अब हमें ये देखना है कि जैसे कि आज आपने कहा कि बैंकिंग कोर्ट में बुलाया गया है, तो ये सियासी मामलात तो नहीं है, ये तो कानूनी मामलात हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अगर सियासतदान हो तो उसको करप्शन की छूट मिलनी चाहिए
कि वो जितना चाहे करप्शन करे। नेब का जो सिस्टम है उसके ऊपर अज़मी साहब इतराज़ आ रहा है ना कि भाई आप पहले बुलाते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? तो पाकिस्तान में यही कानून है, इंग्लैंड में तो ये है कि वो जब तक के होता नहीं है गिरफ़्तार नहीं करते। ये लंदन में जो हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी जब गिरफ़्तारियाँ और होती थी उन पर केस बनता था तो हमें थोड़ी सी वाकफियत होती थी कि लंदन का कानून क्या है, इंग्लैंड में कौन से कवानीन जारी हैं, तो उसमें वो उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं करते जब तक के मामला तय न हो जाए। और आप देखें कि आसिफ जरदारी का भी मामला जो है वह 3-4 महीने से चल रहा है। इनके जितने भी फ्रंट मैन थे वो गिरफ़्तार हो चुके थे। हुसैन लवाई को आप देखें, अनवर मजीद को देखें, उनके बच्चों को देखें। फिर आप ये देखें कि फालूदे वाले के पास 8 अरब निकल रहे हैं, रक्षा वाले के 4 अरब निकल रहे हैं। अयान अली जो गई थी 5 करोड़ रुपए लेके, $5 लाख से ज़्यादा रकम थी। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ ज़ाहिर कर रही हैं कि कुछ ना कुछ है। अब पहले ये होता था कि दोनों जो बड़ी सियासी पार्टियां होती थी तो वो आपस में मुकमुका कर लेती थी, वो इन पे इल्ज़ाम लगाते थे, वो इन पे इल्ज़ाम लगाते थे। अब सारा मसला ये आ रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करेगी। अगर वो इनके साथ रियायत करते हैं तो वो तो आए करप्शन की बुनियाद पे। उन्होंने कहा था हम ये करप्ट लोग हैं और हम इस बुनियाद पे आए, और लोगों ने इस बुनियाद पे इनको वोट दिए थे। और अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि वह पैसा बहुत है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पास अगर देखा जाए तो पैसा तो इनके पास बहुत है और पाकिस्तान को ज़रूरत भी है पैसों की। तो अगर वो कुछ बार्गेनिंग करते हैं, अब जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्ली बार्गेन जो है वो नहीं होगी, वो तो नवाज शरीफ ने एक कैटेगरी के लिए मना कर दिया, बार बार मना किया कि भाई कोई एक और आज़मी साहब, आप कानूनदान भी हैं, ये बताइए कि क्या एनआरओ हो सकता है जो हुकूमत रिट लगाती है, बार बार कहते जनाब एनआरओ नहीं करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है एनआरओ करना, और ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? थोड़ा बैकग्राउंड अगर देखें तो इससे पहले मुशर्रफ से दोनों पार्टियां एनआरओ ले चुकी है। ठीक है। आसिफ जरदारी का अगर बैकग्राउंड देखें तो उनके पास 12-13 केसेस थे, और उस ज़माने में डॉक्टर अरबाब रहीम जो थे वो वज़ीर आला थे, तो फिर इनको 2005 में बाहर जाने दिया। आसिफ जरदारी को बेनज़ीर भी बाहर थी, अदालत ने जमानत, मुशर्रफ की हुकूमत जमानत हुई 12वें आखिरी केस में सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको 12वें केस में ज़मानत दी। तो डॉक्टर अरबाब रहीम ने कहा कि ये हमने किया है, वरना हम चाहते तो आपको बकरी की चोरी के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि वो एनआरओ करके गए थे। गवर्नमेंट ने देखिए अरबाब ने तो अज़मी साहब आप देखें कि नवाज शरीफ ने एनआरओ नहीं किया था मुशर्रफ के साथ, नहीं तो उस वक्त की देखिए सूरत हाल मुशर्रफ की थी। इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है खासतौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब का एनआरओ के खिलाफ, या ये हुकूमत अपने आप को डिफेंस करती है खामा का, जनाब एनआरओ मांग रहे एनआरओ मांग रहे, जबकि वो बार बार मना कर रहे हैं, नाम बताने को तैयार नहीं है। मुराद शरीफ का कितना सख्त एटीट्यूड होता था, बाहर निकलने की बात करते थे, अब बिल्कुल वो सॉफ्ट। मरियम नवाज देखे नजर ही नहीं आ रही सर। मतलब ये हुआ कि ये चाह रहे हैं कि हमें एनआरओ दिया जाए। अच्छा नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछा हूँ, एनआरओ दे सकती है, हुकूमत के इख्तियार में है, बहुत कुछ कर सकती है। एनआरओ की बात करें, प्रोसिक्यूशन जो है हुकूमत के हाथ में होता है, जरा सा अगर हल्का हाथ रखे, लैब अगर केस करेगी तो प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के होंगे ना, वो हल्का हाथ रखेंगे, वो एडजर्नमेंट ले लेंगे, वो केस नहीं चलाएंगे। वो गिरफ्तारी के लिए नैब पूछेगी तो वो कहेंगे ठीक है जी, नो ऑब्जेक्शन। तो हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ होता है। हुकूमत अगर चाहे, ये दोनों क्या कर रहे थे पिछले 10 साल से, पिछले 10 साल से एक दूसरे को एनआरओ ही दे रहे थे ना, एक दूसरे से रियायत कर रहे थे। मुकदमा भी इन्हीं के दौर में हुए, इमरान खान की हुकूमत तो एक भी केस नहीं कर सकी इनके खिलाफ। सही कह रहे हैं आप, इस सारे केसेस पहले दौर में बने, नैब के कवानीन इनके दौर में बने। अब नैब के कवानीन पे जो एतराज़ है, अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स पर बात करें तो नैब के कवानीन में एक तो प्ली बार्गेन का है। प्ली बार्गेन ऐसा होता था कि जी अगर आप रकम दे दें तो आप रिहा है। प्ली बार्गेन का मतलब वापसी भी बहुत सारी रकम नहीं आ तो सकी। पहले मसला ये होता था कि पैसे भी नहीं दे रहे और इनको सज़ा भी नहीं हो रही, तो फिर प्ली बार्गेन का कानून आया जिसमें शर्मिला फारूक रिहा हो गई। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अगर आपने प्ली बार्गेनिंग की है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप मुजरिम हैं, आप 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और आप आइंदा किसी बैंक से आप लोन नहीं ले सकेंगे, सरकारी इदारे से। फिर इन्होंने ये कवानीन किए। अब चूँकि लॉ मज़ीद डेवलप हो रहा है, मज़ीद माशरे के अंदर बेहतरी आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्ली बार्गेन का कानून ख़त्म करें और लोगों को वैसे ही पकड़ें और उनसे कहें कि आप जुर्माना दें और वो साबित करें जुर्म का और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त। तो फिर वादा माफ गवाह की तब भी जाना चाहिए ना, अदालतों को भी, पार्लियामेंट को भी, कि ये वादा माफ गवाह आ गया,
और एक क्रिमिनल आदमी है, उसने बता दिया कि ना फला ने ये किया, आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, एक दूसरे की बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। सो आदम आप गवाह कहते हैं अप्रूवर को। जी जी। तो ये इस्लाम में तो इसका तसव्वुर नहीं है, लेकिन जो मगरबी कवानीन हैं इसमें ये होता है कि अगर 3-4 लोगों ने कोई जुर्म किया है और प्रोसिक्यूशन और पुलिस इसको साबित नहीं कर सकती, तो वो उसमें से एक आदमी को ये कहते हैं कि भाई देखो साबित नहीं कर सकते, 4-6 साल के लिए फिर भी तुम अंदर जाओगे अगर तुम हमें बता दो कि क्या हुआ था। जैसे सबसे बड़ा मशहूर जो वादा माफ गवाह था वो भुट्टो साहब के केस में, और आज तक उसको कौम एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, मसूद महमूद थे कि भाई आप अंदर क्या। कॉलर अजमी साहब हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई याहिया अर्ज कर रहा हूँ। जी याहिया। ये आपके मेहमान को भी साहब। देखिए इम्तियाज भाई, मैं तो आज से नहीं, ये नैब जब बनी थी मुशर्रफ के ज़माने में, आपको पता है उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और उसके बाद जो है उन लोगों को घेर कर फिर उन्होंने असेंबलियों में बिठा दिया प्ली बार्गेनिंग करके। उसके तो एक तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। दूसरी बात ये कि चले, मैं कहता हूँ चले आप एहतसाब करें, अब जिसका काम है वो करे ना। कल अली जैदी साहब भी एक जगह कागज लेके आए हुए थे, उसके बाद मुराद सईद लेके आ जाते हैं, उसके बाद दूसरे लोग लेके आ जाते हैं, चौहान साहब लेके आ जाते हैं। देखिए मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूँ ना फरहान भाई, बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, अगर आप आज मिनिस्ट्री में बैठे में तो मैं आपसे सवाल करता हूँ पोर्ट्स एंड शिपिंग का, आप लेके बैठ जाते हैं करप्शन, आप लेके जाते हैं नवाज शरीफ, आप अपनी मिनिस्ट्रियों का जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये है कि इस देखिए 11 साल भुगती है उन्होंने जेल, ठीक है, उसके बाद वो बाहर आ गए। एक आदमी को आप सजा देके भेज देते हैं वहां कि उसने तैयार अगवा किया था, फिर आके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो ये हमारा हाल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये अंदर चले जाते हैं, हम किस बात की खुशियां बनाए, मुझे क्या मिलेगा? मेरे अवाम को आज ये हुकूमत ने मुझे बताया कि चले उस करप्शन की बात करें। आज पुलिस वाला क्यों रिश्वत दे रहा है, आज एक्साइज डिटेक्शन वाला क्यों रिश्वत दे रहा है? तो सवाल ये है कि जब वो उनको लेके आप बैठे ना, आज आपका दौर है, आप क्यों करप्शन नहीं खत्म कर पा रहे? ये मेरा सवाल है। चले याहिया पूछते हैं अजमी साहब से। जी अजमी साहब, देखो वो जो सारी बातें कह रहे हैं ना, 11 साल जेल में थे और 13 साल के, ये पुराना पाकिस्तान था। अब वो कह रहे हैं कि तब्दीली आ गई है, ये नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान कैसे? देखिए कितनी चीखें निकल रही हैं, हमेशा निकलती है सर। मुशर्रफ जब आया था, जब सेनेटर सैफुर रहमान नेब के चेयरमैन थे, जब भी इसी तरह होता था। कोई नई चीज़ नहीं हो रही इस वक्त भी। चीख ये देखें, वो बात सही कह रहे हैं कि फैसल वाउडा आके अपनी बात नहीं करते, वो बताते हैं जनाब फला ने ऐसा किया। अली जैदी साहब आके ये बता रहे हैं फला गिरफ्तार हो जाएगा। अभी एक रोज़ पहले एक चैनल ने एक पूरा प्रोग्राम किया, उसमें मुराद अली शाह साहब ने उन्होंने बोला कि JIT की रिपोर्ट आप तक कैसे पहुंची, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। मैं जब यहाँ आया तो आपके स्टाफ ने पूछा कि क्या होगा, नवाज शरीफ को सज़ा होगी, शहबाज शरीफ इसको आसिफ ज़रदारी को सज़ा होगी? तो इमरान ने कहा कि भाई ये कानूनदान है, कोई कानून के तालिब इल्म हैं, कोई नजूमी नहीं है, ये हर कोई बात कर रहा है। ये पिछले 3-4 महीने से ये सज़ा की बात करना है। जब फालूदे वाले के पास 8 अरब निकलेंगे, जब रिक्शा वाले के 4 अरब निकलेंगे, तो ये पहले क्यों नहीं निकल रहे थे? ये तो आप कह दें कि आसिफ जरदारी और जो है नवाज शरीफ ईमानदार है। ये किसने बताया कि ये उनके हैं, और उसके बाद क्यों अचानक बंद हो गए ये बेनामी अकाउंट? परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि आसिफ जरदारी का आपके हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं। मैं अपने अकाउंट में गया तो मुझसे कहा जी वो बायोमेट्रिक होगा। मैं कहा यार हमारे अकाउंट में तो कोई 8,000 रुपये भी नहीं डालता, इनके अकाउंट में 8 अरब रुपए डाल दिए। ब्रेक पे चलते हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे, इसको गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो अजमी साहब हमारे साथ हैं और उनसे ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अज़मी एडवोकेट साहब। और अक्सर जब भी हम कहीं गेस्ट होते हैं वहाँ पर भी ये बात होती है कि जो ब्रेक होता है, वक्फा होता है, उस दौरान जो गुफ्तगू होती है वो ऑन एयर जानी चाहिए। तो वो हमारे अगर ये इमरान बैठे हैं जो PCR में, और हमारे कैमरामैन अगर कभी कमाल कर दें तो वायरल हो सकती है और बड़ी अहम बात हो रही होती है। जी अज़मी साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये जो सिलसिला चल रहा है, अब वो अपोजिशन तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बातें करती हैं कि जनाब ये अब जस्टिस जावेद इकबाल है मिसाल के तौर पे, चेयरमैन नेब है, वो वजाहतों पे लगे रहते हैं, जनाब मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। यो भाई कौन दे रहा है डिक्टेशन आपको? ऐसा है कि देखें, मसला सारा ये है कि पाकिस्तान में करप्शन है, और ये करप्शन जो थी वो हुक्मरानों के लेवल पे कभी नहीं थी। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, हमने पहले भी कहा था कायद-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद अगर आप आएँ तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, और भी जितने गुलाम इसाक़ खान पे कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं था।
आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब नवाज शरीफ से तवक्को थी कि वो इतने खुशहाल थे कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी। अब एवनफील्ड का भी पनामा में आया ना, पनामा में तो बाहर के अखबारात ने दिया, वो तस्वीर देते थे नवाज शरीफ की और इनके 3 बच्चों की छोटी तस्वीर होती थी, नवाज शरीफ की बड़ी तस्वीर होती थी। ये जाहिर बात है कि किसी फॉरेन के किसी कार्टूनिस्ट ने बनाई होगी ना ये तस्वीर इनकी, और जितने और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सारा बाहर का सिलसिला था। अब इमरान खान ने सारी जो पूरे जो 20-22 साल, जो बल्कि 12 साल, इन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियाँ करप्ट है, मुसलसल कहा है कि दोनों पार्टियां करप्ट हैं। 3 साल 4 साल से शुरू हुआ था, 4 साल से चले, तो इन्होंने कहा था कि ये करप्ट हैं, ये दोनों पार्टियां करप्ट हैं, और इसी बुनियाद पे उनको वोट मिला। और उनके लोग तहरीक इंसाफ में आ गए होंगे इसी बुनियाद आ गए। देखिए वो तो पार्टियों में तो वो चेंज होता रहता है। वो कायदे आज़म की पार्टी में भी सारे लोग आ गए थे, पंजाब के खास तौर पे लोग। जब भुट्टो साहब थे तो 70 में नहीं थे, तो 77 में सारे लोग आ गए थे। मुशर्रफ के साथ चले गए थे, ज़ियाउल हक के साथ चले गए थे। यही मुस्लिम लीग सारी जो तब्दीली तो नहीं हुई ना, नया पाकिस्तान नहीं, तो मुस्लिम लीग असल लीडर होता है। लीडर पे चले बात करते हैं, कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब गुजारिश ये है कि ये नवाज और जरदारी का जो ये गैंग अप हो रहे हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये तो मुद्दतों से गैंग ऑफ 5 थे, जिनमें सुपर जो लीडर्स यही रहे हैं, और मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा इन्हीं का अमल दखल। और अब ये सड़कों पे लोगों को ला रहे हैं इसलिए कि चोर डाकू जो हैं उनको लोग भी डिफेंड करके कभी नहीं होगा। और ये इस तरह की जो ये थ्रेट्स दे रहे हैं, ये नाकामी इनकी पहले से लिखी जा चुकी है। अफसोस ये है कि नैब के कानून इतने कमजोर हैं कि 3-3 साल ले लेते हैं एक डिसीजन लेने पे, फाइनलिटी पे लाने पे चीजों को। अगर यही 2 साल पहले ये इनके केसेस खत्म हुए होते, जैसे 1 महीने में उन्हें करने हैं, तो मुल्क हजारों खरबों की जो करप्शन हुई है उससे बच जाता। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान साहब ने भी इनकी जो ये मौजूदा सूरत हाल है सियासत, इसकी शील्ड ले ली है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, कोई बात करने वाला नहीं है, न टीवी पे बात होती है, ना कोई सियासतदान, न पार्लियामेंट। बिजली किस कदर महंगी कर दी, गैस किस कदर महंगी बात करते हैं। जमाल साहब बहुत शुक्रिया, बात करते हैं। जी आज़मी साहब, 2 इनके एंगल थे। पहली बात तो इन्होंने कही कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में कि ये करप्शन है, इन्होंने लूटमार की है। और पब्लिक सवाल ये पैदा होता है कि अवाम इनके लिए क्यों निकले। अवाम जब भी निकली है, देखे अयूब खान के ख़िलाफ़ निकली है, एक इशू पे थी, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ निकली, धांधली हुई थी, वोट चोरी किए गए थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वकला की जो तहरीक थी वो चीफ जस्टिस को हटाया गया था, कानून की अमलदारी को रोका गया था। यहाँ 2 बड़े लीडर जो है वो करप्शन पे पकड़े जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो ईमानदार लोग हैं, रज़ा रब्बानी हैं, शैला रज़ा हैं, सईद गनी हैं, इस तरफ आपके खुरम दस्तगीर हैं, दर्जनों लोग दोनों पार्टियों में ईमानदार हैं जो इत्मीनान से रात को सोते हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनका जिक्र करे, वो उनके बराबर में बैठे होते हैं। सईद गनी अगर बराबर में बैठे हुए हैं अली जैदी के, तो अली जैदी नहीं कह रहे कि आप ईमानदार आदमी हैं। मैं ये सोच रहा था कि अली जैदी को ये कहना चाहिए, सईद गनी साहब मैं आपकी ईमानदारी की कसम खा सकता हूँ, आप आसिफ जरदारी की ईमानदारी की कसम खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। कहा था अली जैदी ने एक प्रोग्राम में, कहा नवाज शरीफ ने कहा था। देखें डिफेंड करने का मतलब क्या है, अगर शैला आ रही है, सईद गनी आ रहे हैं, सारे ईमानदार लोग आ रहे हैं, डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपने लीडर के साथ सारे ईमानदार लोग हैं जो बेईमानों की दिफा कर रहे हैं। देखिए मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, वो आंखें मिला के बात, देखिए वो आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। उनको खुद भी पता है, रात को जब सोते हैं उनको पता है कि जरदारी साहब ने क्या कुछ किया है। नवाज शरीफ के लोगों को पता है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है। और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इनकी हिमायत करते हैं उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है। कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन कॉल बहुत मुश्किल से मिलने लगी आजकल। नहीं चले मिल गई। आप जी आपने नाम नहीं बताया अपना। जी मिसेस जावेद बात कर रही हूँ मैं। जी मिसेस जावेद। मुझे ये तो देखें, ये तो सिलसिले चलते रहेंगे कि जावेद ने, जरदारी साहब ने क्या किया और नवाज शरीफ ने क्या किया, और उनको पकड़ना है और इनको छोड़ना है। इस तरफ तो इमरान साहब हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं अपनी जगह, वो एक साइड पे चलते रहना चाहिए। लेकिन ये जो इश्यूज हैं, अवामी इश्यूज है, इन पे तो फौरन आना चाहिए ना, इमरजेंसी लगा के। देखिए सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पेट भरना है।
पेट भरा हुआ होगा इंसान का, गरीब आदमी का, उसकी जो है उसकी जो मुजरिमाना जहनियत है वो उसकी सही हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने आटे ही 50-60 रुपए कितना किया हुआ है, तो बेचारे गरीब लोग तो रोटी खाते हैं ना। बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सब अच्छा हो जाएगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, हम अब मिडिल क्लास जैसे जैसे बर्दाश्त कर लेगी, गरीब आदमी जो रोज का कमाने खाने वाले, जिसके 4 बच्चे भी अगर कम से कम आप लगाए, 2 मियाँ बीवी 6 लोग, आटा 10 रुपए से ज्यादा मैं कहती हूँ किसी गवर्नमेंट के लिए भी फेयर है वो गवर्नमेंट जो 10-15 रुपए से ज्यादा आटा रखती है। चले अब बात करते हैं आजमी साहब से। और सेकंड इशू ये है कि इमरजेंसी लगा के तालीमी इदारों को और जो हॉस्पिटल्स हैं इनको इमरजेंसी लगा के इस तरह से सही करें कि जो है बीमार जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो परेशान ना, और इलाज को मुफ्त तो करें कम से कम। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आजमी साहब, बात मिसेस जावेद ने भी यही बात की, और उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत। अभी फिर आप यानी कि LPG के ऊपर कल इतलात थी 27 से 33 रुपये पर किलो बढ़ गया, 27 रुपये गैस के ऊपर पहले बढ़ गए थे, CNG के ऊपर। इतनी महंगाई हो रही है, सब ये छुपा देते हैं जी, करप्शन करप्शन करप्शन। और भाई करप्शन तो होती रहेगी, नेब को काम करने दें, आप ये कम से कम देंगे नहीं। IMF से कोई बातचीत शुरू नहीं हुई, डॉलर कहाँ चला गया, सारी चीज़ें कहाँ चली गई। दोनों चीज़ों को खातून ने भी और आपने भी अलग अलग किया है। इन्होंने कहा जी ये इनकी करप्शन है वो अलग है, और इशू पे अलग आए, इशू जो हैं जो आवाम के जो मसाइल हैं, रोटी है, गैस है, उस पे आए। अब ये दोनों चीज़ें जो ना इंटरलिंक्ड हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। ये जो करप्शन है इसकी वजह से पाकिस्तान गरीब हुआ है। अभी कल या परसों जंग अखबार में आया था, 10 ममालिक ऐसे थे जो अमीर तरीन थे, अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, जो तरक्की कर रहे हैं, जिनकी बड़ी मईशत है, और 10 ममालिक नीचे दिया था गरीब ममालिक हैं। गरीब ममालिक वो हैं जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है, वो हर जगह तकरीबन 9 ममालिक में तो करप्शन थी, और 1 ममालिक में ये था कि कोई और मुल्क है जो इन पे। सर अमेरिका भी टॉप पे करप्ट है, करप्शन। साबिक कितने हुक्मरान हैं, जो इराक का इशू आया, ऑयल फॉर फूड, सारी चीज़ें उसमें भी करप्शन हुई ना। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ दोनों चीज़ों को, जैसा खातून ने और आपने भी अलग अलग किया कि आवाम के इशू अलग है और करप्शन अलग है, ये अलग अलग नहीं है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, यहाँ के लोग हुनरमंद हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, यहाँ सारे मौसम हैं। आप देखिए जिन ममालिक ने तरक्की की, मलेशिया, तो क्या था, आपका टैलेंट कहाँ गया, हुकूमत का टैलेंट कहाँ गया? जो यही बातें जो आप कर रहे हैं, ये असद उमर साहब करते थे। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफ़ा अर्ज कर रहा हूँ। जी मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है? ठीक है, बस ठीक। अब बात दरअसल ये है कि ये आज़मी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं, ये जो महंगाई है, ये 30 सालों में ये जो जरदारी और नवाज शरीफ की नूरा कुश्ती चलती रही, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तो ये महंगाई इसी करप्शन की वजह से है। हर बुराई जो है करप्शन की वजह से है। आप ये देखें कि पैसे के खातिर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दी क्यों हो रही है? इसी करप्शन की वजह से हो रही है। अब ये कातिल भी हैं। इन्होंने, आपको याद होगा, जरदारी ने वो उन्नड़ साहब कोई थे, उनके ज़मीन पे कब्जा करना था, उसको बंद करके रखा हुआ था, पता नहीं मार दिया, जिंदा है, अभी कहाँ है कुछ नहीं मालूम। इसी तरह से शहबाज ने कहा कि जी मैं तुम्हारी चौराहे पे पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। ये सब ड्रामेबाजी है। इनको अगर हम लोगों को सपोर्ट करना है, मीडिया को सपोर्ट करना है कि ये करप्शन पाकिस्तान से खत्म हो, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब करप्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। आप ये तो करप्शन नहीं चल सकता, करप्शन अगर ये करप्ट हैं दोनों, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, बिल्कुल क्लियर मामला है। अगर ये लोग ये रहेंगे, ये पाकिस्तान रहेगा। अब ये तय करना है पाकिस्तान के अवाम को कि आपको करप्शन जारी रखनी है, आपको अपने लिए खुशहाली नहीं चाहिए, आप तो कोई रास्ता तो दिखाए ना। यही रास्ता है, इमरान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप चांस तो दें 2-3 साल। अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में कुछ पैसे ज़्यादा हों, आपके जो हैंगर पे जो कपड़े लगे हुए उनकी तादाद बढ़ जाए, आपके फ्रिज में अगर कुछ फ्रूट रखा हुआ है उनकी तादाद बढ़ जाए, आपके बच्चों की बेहतर ज़िंदगी हो, आपके बच्चे बेहतर ज़िंदगी गुजारें, तो आपको इमरान को मौका देना होगा। नवाज शरीफ और जरदारी की हिमायत का मतलब आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है। तो इनकी भी हिमायत सब कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा।
सब इनके पीछे अगर साथ और हैं। मगर और लेकिन नहीं के नहीं साथ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन के साथ नहीं। देखें, हम मीडिया पर्सन, मीडिया हाउसेस के साथ जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है उसके बावजूद सब साथ दे रहे हैं कि यार किसी तरह से मामला बेहतर हो जाए, लेकिन एक रास्ता तो दिखाए ना। जो आप बिल पहले उठा के दिखाते थे तो अब उस पर क्यों नहीं हो रहा? ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। एक ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अज़मी साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू, तल्ख़ व शीरीं गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अज़मी एडवोकेट साहब। फिर वही तल्ख़ व शीरीं गुफ्तगू। हम चाहते हैं कि जब आप चाय की चुस्की लें तो इसके साथ चुस्की बोलते हैं, चुस्की बोलते हैं, चुस्की जो लें तो आप उसको इंजॉय करें जो एटमॉस्फेयर इस वक्त मुल्क के अंदर है। जी अज़मी साहब, हमारे मुस्तफ़ा भाई ने तो ज़ाहिर है कि आपकी सपोर्ट की है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नज़र आनी चाहिए ना एक आम आदमी को भी। आप मिडिल क्लास देखें, जो पैसे वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर तो इतना कम नहीं होता, इतना ज़्यादा असर नहीं होता। उस पर सारा मसला जो है वो मुल्क की मईशत का ही सारा सबसे बड़ा मसला है ना। जैसे खातून ने कहा था कि रोटी का मसला है, कल हसन निसार भी कह रहे थे कि जिस कौम को ये हो कि अगली रोटी का क्या होगा। रोटी तो खानी पड़ती है ना एक वक्त। अगर आपने अच्छा खा लिया तो क्या हमेशा का मसला हल हो गया? कपड़ा ले लिए 2-3 जोड़े तो कुछ मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी आप खाना खाते हैं 4 घंटे 5 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो रोटी जो है वो दुनिया का बुनियादी मसला है। और पहले ये होता था कि कुछ अरसे पहले 40-50 साल पहले लोगों मईशत की तरफ तवज्जो नहीं थी, फ़ौजी असले और फ़ौजी ताकतों की तरफ ज़रूरत थी। जब लोगों ने देखा कि जापान और जर्मनी माशी तौर पे आगे निकल गए हैं, चाइना आगे निकल गया है, रशिया कोलैप्स कर गया मईशत की वजह से, तो अब लोगों की दोस्तियाँ, मुल्कों की दोस्तियाँ, मुल्कों के मफादात जो है वो मईशत के हवाले से हैं। ये भुट्टो साहब का जो दौर था वो मईशत के हवाले से इतना ज़्यादा नहीं था, वो उसूल थे, नज़रियात थे उस दौर में। आज नज़रियात नहीं है, आज उसूल नहीं है, आज है कि आपको अपने मुल्क की मईशत बेहतर करनी है। और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर लिया है। आप देखें कि मलेशिया है, कोरिया है, सिंगापुर है, वहाँ कुछ भी नहीं था। एक कॉलर है, चाइना इंडिया आपसे आगे निकल रहे हैं। जी जी, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना ज़ैनी बात कर रही हूँ। जी जी। और माशाल्लाह बहस मुबासा तो बहुत चलते रहते हैं, होता रहता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका कि इसमें बहुत सी नॉलेज भी हो जाती है। अच्छा, मेरा एक वजीर आजम के हवाले से बात करना चाह रही थी कि वजीर आजम जो है इतनी सारे वो तो कमेटीज बनाते रहते हैं, आकर वो जो है इजलास बुलाते रहते हैं, हर रोज किसी न किसी इजलास की सरबराही कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नॉलेज क्यों नहीं होती कि कहाँ क्या हो रहा है। जब वो सारे लोग लीडर्स को बुला के बिठा के पार्लियामेंट को, इनको सबको बुला के मीटिंग्स बहुत करते हैं, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। ये क्यों ऐसा होता है, क्यों इनका ये एक चीज रहती है? अज़मी साहब से पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया रुखसाना। 130 दिन में एक छुट्टी की है सर, ये सब देखें। अब बात सर, तो सर ये कौन तस्दीक करेगा? बात तो सुन ले। 130 दिन में एक छुट्टी कौन तस्दीक करेगा? पता चला रोज कुछ तो कुछ हो जाए। कोई दिन छुट्टी नहीं की, एक सैटरडे छुट्टी की है। जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सरबराह होते हैं, मुसलसल हो रही है, ऐसे होता काबीना के इजलास मुसलसल हो रहे हैं, पार्लियामेंट के इजलास मुसलसल हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो 8-8 महीने काबीना में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं आते प्राइम मिनिस्टर, जो वादा किया था उन्होंने। अभी आएंगे 2-3 महीने का उन्होंने सुने तो सही, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। सबसे ज्यादा तो यूसुफ रजा गिलानी आते थे। वो कानून भी साजी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर सवालों के जवाब दे। मैं आपसे आगे ये कह रहा हूँ कि सारा काम हो रहा है। खातून ने कहा कि कमेटियाँ बनाएं और मालूमात नहीं थी। सिर्फ डॉलर के हवाले से कहा गया कि डॉलर जो इतना शूट कर गया 6-7 रुपए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता था, वजीर ख़जाना को भी नहीं पता था। और उस ज़माने में स्टेट बैंक, उसी वक्त में स्टेट बैंक की कोई मीटिंग भी चल रही थी। कई बातों के बारे में कहा, सिर्फ डॉलर के बारे में नहीं। एक ही बात है जो नवाज, इसको सियासत नहीं आती। लोग इमरान से कह रहे थे आपको सियासत नहीं आती, आपका हशर असगर खान जैसा होगा। कुछ भी नहीं हुआ। फिर बोला 1 सीट है, फिर बोला क्या होगा, फिर बोला खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, फिर कहा गया जी प्राइम मिनिस्टर की तो लकीर इनके हाथों में नहीं है, फिर कहा गया जी प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी तो क्या, बारे में ऐसी कहते हैं। नहीं सारे सियासतदानों के बारे में आपको बटन भी ना दें
जितना इमरान खान ने रोमांटिसाइज किया है प्राइम मिनिस्टरशिप को, उसके जहन था, उसका विजन था और वो क्लियर उस तरफ। कॉलर शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हज़मी साहब को और इम्तियाज साहब आपको भी मेरा सलाम। अच्छा प्रोग्राम आप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं ये कहूँगा, देखिए हकीकत ये है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। मुझे कभी कभी जहन में घर में बैठ के ख्याल आता है कि जो अरबों रुपए खरबों रुपए कमाए हैं, अभी ज्यादा 10 साल 12 साल के बाद इनमें से बहुत से लोग कब्रों में चले जाएंगे। हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तो आदमी इस चीज को सोचता क्यों नहीं है? जी जी बहुत शुक्रिया। जबरदस्त बात की। हाँ ठीक है, जबरदस्त बात की है। 65 साल उम्र है इमरान की, 65 साल जरदारी की उम्र है, 70 साल के नवाज शरीफ हो चुके हैं, 68 साल से। अब हम देख रहे हैं कि क्या होता है 60 साल 70 साल। हम जब वकालत में थे और 25 साल पहले हमने जिन लोगों को देखा था, सुर्ख और सफ़ेद, हट्टे कट्टे, क्या सीढ़ियाँ चढ़ते थे, क्या इनका अंदाज़ होता था, और आज कोई लाठी में आ रहा है, कोई व्हीलचेयर पे आ रहा है, किसी को कोई पकड़ के ला रहा है। तो ये 60-70 साल के बाद जो है वो आदमी ये सोचता है कि क्या लेके गया है। अब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद आप, हम, नवाज शरीफ, जरदारी, हम लोग नहीं होंगे, है ना? तो फिर हम बच्चों के लिए करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बिगाड़ दे। उसका मफहूम है हदीस का, जो दूसरे की दुनिया बिगाड़ने के लिए। और हमने इससे पहले भी कहा था कि देखें दौलत का मज़ा एक हद तक आता है। मसलन एक आदमी के पास घर नहीं है तो बड़ा सा घर हो गया, 2000 गज का घर हो गया, 2 करोड़ की गाड़ी हो गई, सारी दुनिया में घूम फिर लिया, अब उसका मज़ा ख़त्म हो गया, सारी चीज़ हासिल हो गई। अब 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ की गाड़ी लेगा, कोई फ़र्क नहीं है। 2000 गज की बजाय 6000 गज के बंगले में चला जाए, 19-20 का ही फ़र्क लगेगा। अब होता उसमें क्या है, क्यों दौलत की हवस है। हम सोच रहे हैं आसिफ जरदारी को क्या ज़रूरत है, नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत है, मलिक रियाज को क्या ज़रूरत है, सबके नाम ले सर। समझे, चीफ जस्टिस मलिक रियाज चीफ जस्टिस से कहा था कि अलीमा खान के पास भी बहुत करोड़ों रुपए निकले, वो बात जो उन्होंने कुछ नहीं, तो सबके लिए बात की। जो बात आगे कहने जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आदमी को मर जाना है। जहांगीर तरीन के बारे में आया, उनके बेटे ने 75 करोड़ रुपए की एक फ्रेंचाइज ली है क्रिकेट की, और उसके बारे में लंदन में मौजूद जर्नलिस्टों ने ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में भी नए मालूमात कर लें। हम ये कह रहे हैं, देखिए ये छोटे छोटे ओहदे पे रहे हैं नवाज शरीफ, और अगर आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म न होते, हम उनकी बात ना करते। और अयूब खान हुक्मरान होते, हम उस दौर में पैदा होते तो हम उसकी बात करते। याया खान होता, भुट्टो होता, ज़ियाउल हक होता। आज ये लोग पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म हैं, इन दोनों के पास अरबों रुपए है। ये पाकिस्तान के चौथे और 5वें अमीर तरीन आदमी हैं। फैसल के बारे में आई ना, फैसल बाउडा की, उसकी भी बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जी है, उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। हुकूमत में बैठे ना, हुकूमत में नहीं रहे, अब 2-4 महीने हुए हैं, वो सदर वज़ीर आज़म रहे, उनके लिए सब नहीं। अगर इनको 15-20 साल हो जाएंगे, और बहुत साल देखें तहरीक इंसाफ को अभी तक मौका नहीं मिला। अब जब मौका मिलेगा, किस चीज़ का मौका नहीं मिला? करप्शन करने का। अब जब इनके 3-4 साल गुजर जाएंगे तो इनमें भी बहुत सारे लोगों का, आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जब पहले सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो उसमें कोई करप्शन नहीं थी, जब सिराजुल हक को इन्होंने जितवाया था और ये सब आए थे। इस दफ़ा इन्होंने 20 लोगों को निकाल दिया। क्यों? इमरान खान ने कहा था कि पिछले इलेक्शन में जब 2015 में हुए थे सेनेट के इलेक्शन, तो इन्होंने कहा था कि देखिए हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी 1 लाख रुपए भी नहीं देखा, नौजवान 28, 30, 32 साल के, उनको कोई सरमाएदार 1 करोड़ का बैग रख देगा ना तो वो बिक जाएंगे। चले सर, ये तो कहने का मतलब ये इस पे कहने का ये, इनके 3-4 साल बाद बहुत सारे लोग ऐसे आपके सामने नजर आएंगे जिन्होंने इमरान खान की चेक एंड बैलेंस के बावजूद, करप्शन के खिलाफ जंग के बावजूद भी पैसा बना लिया होगा। आप उनको पकड़िएगा। जी जी बिल्कुल, जो अभी तक सामने आए उनको तो अभी तक नहीं पकड़ सके, मुमकिन है उनको पहले के पैसे होंगे, बस खत्म हुआ जाता है। तो इसके लिए नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा फ्रंट पेज, हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम अज़मी एडवोकेट साहब। इस तरह की गुफ्तगू चलती रहती है और तलखोशीरी बातें होती हैं, उसका मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, और ये मकसद ये नहीं होता कि किसी को आप तनकीद कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं। डिबेट का मतलब ये होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान को इजाज़त दीजिए। अपना कुर्बो जवार के लोगों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान ऑलवेज़ जिंदाबाद।